बजाज यानी आरकेबी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, कोनिचिवा, नी हाओ। Konnichiwa is Japanese and ni hao is of course Chinese for hello. And Pradeep ji will say hello to you. Amariyako, Jambo. That's the Swahili, East African. That's Swahili, and tomorrow of course Pradeep ji will talk to you in French. That would be nice. So, the election starts tomorrow, Pradeep ji? Bilkul sir. The first phase. First phase of the election tomorrow. And Maharashtra will have Mr. Nitin Gadkari's election tomorrow. That's right. Nagpur से. Yes. नागपुर से नितिन गडकरी साहब, जबरदस्त सर, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। और वेस्टर्न यूपी में कांटे की टक्कर है सर। बागपत, पुराना जाट बेल्ट, चौधरी चरण सिंह का इलाका, जबरदस्त। और इस बार तो चौधरी चरण सिंह के पोते जो हैं वो जतिन चौधरी साहब, वो बीजेपी में, मतलब जबरदस्त, बिल्कुल एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जब भी यूपी के बात करते हैं वहां पर ऑलरेडी देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, जो 16 सीट बाकी है आउट ऑफ 64, तो 16 जो बाकी है उसमें बीजेपी हैज द कैपेसिटी टू ऐड another 8. It's a gut feeling. When we see Tamil Nadu, not possible, very tough. You see Andhra Pradesh, not possible, very tough. Kerala, almost impossible. Yes. Almost impossible. But यूपी में, we know that इतना सारा कुछ हुआ यूपी में, तो डेफिनेटली 64 एलाइज के साथ 64, एक 16 में से और 8 लेने का कैपेसिटी है बीजेपी जो एक्टिविटी। लेट्स आस्क संजय ठाकुर साहब भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। अब एंड जस्ट बिफोर वी मूव ऑन टू मिस्टर संजय ठाकुर, इज दिस अ कॉमेडी व्हाट इज हैपनिंग इन तिहाड़ जेल? मैंगो वर्सेस एप्पल, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन? कि अरविंद केजरीवाल आम खा रहा है, मिल्क शेक पी रहे हैं, मतलब अरे वो डाइट चार्ट अगर है असलियत में है, बिकॉज इट कुड बी द प्रोसिक्यूशन कुछ भी सामने डाल देता है। ये माम भी खा रहा है, ये केला भी खा रहा है, मिल्क भी पी रहा है, शुगर भी ले रहा है, शक्कर भी खा रहा है। तो इफ इट इज बिलीव टू बी ट्रू तो इट इज शॉकिंग। ये तो कोई रेसलर का खाना लग रहा है कि दिस इज नॉट द फूड चार्ट ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट। और कोई आम आदमी का तो चार्ट ही नहीं है कि आम आदमी इतना ये तो पहलवान, जबल पहलवान हो तो उसका खाना है सर, और डायबिटिक तो खाना है ही नहीं है। But that is if the prosecution, what the prosecution says is right. Yeah, prosecution has till now got absolute जो है ना उनका गारंटी है कि कुछ भी पेश करे कोर्ट में। No, but the funny part is this is the first time I'm hearing of this. कि भाई वो he is not having an apple, he is having a mango. Mangoes and चार भेजा सवेरे। सुबह 4 eggs. वो ब्रेकफास्ट का आप आइटनरी शेड्यूल आइटनरी देखोगे तो ये कोई भी आदमी सोचेगा जेल में इतना खाना, ये तो राजा का खाना है। अरे अरविंद केजरीवाल का डील डॉल देखिए, वो 4 अंडे खा सकता है। 4 अंडे तो सिर्फ एक छोटा सा, वो इतना बड़ा 12-15 आइटम का लिस्ट है सर। वो कबूतर के अंडे, क्या मतलब, क्या बिकॉज़ 4 अंडों के बारे में सोच के ही मतलब मेरी अपनी तो भूख मर जाती है। 4 अंडे खाने के बाद और क्या खा सकते हैं सर? और उसके बाद मैंगो, उसके बाद मिल्क शेक। What is going on here? This is absolutely terrible. Right? We'll talk about this in just a minute. but this is a comedy show. This is really and truly a comedy show. Maybe somebody should make a serial on it. Let's go straight across to Mr. Sanjay Thakur. Sanjay Thakur साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, और जय सिया राम आपको। हम लोग रामनवमी के बाद मिल रहे हैं। रामनवमी की आपको एक दिन के बाद शुभकामनाएं। बहुत सारी बधाइयां आप लोगों को। जी आपको भी बधाई। वो सूर्य तिलक दिखा रामलला का, अरे यार मजा आ गया, देखकर ही मजा आ गया। मतलब क्या बात, इतना आनंद आया, मतलब ब्यूटीफुल। 500 साल सर, 500 years का वेट। इस देश को 500 साल रुकना पड़ा ये राम मंदिर का और सूर्य तिलक का। प्रदीप जी 500 साल इंतजार करना पड़ा कि अयोध्या के रामलला मंदिर में रामनवमी मनाई जाए। मतलब इससे ज्यादा अच्छी खबर और कोई नहीं हो सकती, इससे ज्यादा आनंदित खबर और कोई नहीं हो सकती। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज ब्यूटीफुल।
एब्सोल्युटली वंडरफुल टू सी, फैंटास्टिक। और ये भी कहा जा रहा है कि आई थिंक दिस वाज द प्राइम मिनिस्टर्स आइडिया, वो जो जिसने ये डिजाइन किया है, आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैड briefed him that he wants this to be done. I think based on the Surya Mandir which was there in Odisha, which was destroyed by Bakhtiyar Khilji, ये कहा जाता है कि वहाँ पे there used to be this huge lens which used to direct the sun's rays at the sun temple at Konark, and that was destroyed at that time. But anyway, we will talk about that at some other point of time. तो संजय ठाकुर साहब, ये बताएं ये क्या है, हर जगह पे ये चल रहा है, काफ़ी जगह पे, मतलब स्पेशली यूट्यूब वगैरह पे बहुत चल रहा है कि किस प्रकार क्षत्रिय और ठाकुर समाज ने महापंचायत की और उसमें कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में। ये क्या है सर, ये जरा बताएं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन नहीं, बजाज साहब, रूपाला जी की किसी गैदरिंग में, किसी मीटिंग में उन्होंने कुछ उद्गार व्यक्त किए जिसपे विरोध हुआ, और उस विरोध के बाद रूपाला जी ने बहुत हृदय से, दिल से कई बार उस पर माफी मांग ली, खेद व्यक्त कर दिया, और आज आदरणीय देश के गृह मंत्री जी ने भी इस विषय को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गांधीनगर में क्लेरिफाई किया कि बिल्कुल रूपाला जी ने हृदय से माफी मांग ली है, और छत्री तो होता ही है माफ करने वाला, अगर कोई माफी मांग ले उसके सामने तो छत्री तो माफ कर देता है ना, आप तो जानते हैं ये बात। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रूपाला जी को भी जरा अपनी जबान पर लगाम देनी चाहिए थी और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, सीधी बात है। बिल्कुल, अगर उनसे गलती ना हुई होती तो उनको माफी ही ना मांगनी पड़ती। करेक्ट, लेकिन ऐसी सब चीजें अभी लेकर के आना मतलब कोई मतलब बनता नहीं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। बिल्कुल नहीं, वो तो ठीक, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बट अब हो गया, वो उस पर माफी हो गई और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी उस पर क्लैरिफिकेशन दे दिया, तो मुझे लगता है कि अब बहुत दूर नहीं देना चाहिए सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजपूत जो हैं, ठाकुर जो हैं, आप भी ठाकुर हैं, खुद हैं, सब सर आत्मसम्मान बहुत होता है सर उसमें, अपने पूरी अगर साहस का इतिहास देखा जाए राजपूतों का, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा साहस का इतिहास कहीं और पाया जाएगा किसी और जगह पर भी, मुझे नहीं लगता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। और बिल्कुल सही बात है आपकी कि साहस और कुर्बानियों का बहुत लंबा इतिहास है जी, और मतलब, और शायद इसीलिए बहुत जल्दी तुरंत उनको ये महसूस हुआ कि मेरे मुंह से क्या निकल गया, और इसीलिए उन्होंने दिल से बहुत जी, मतलब माफी उनके मांगने के अंदाज में ही समझ में आता है कि वो माफी मांगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबका हृदय जो है वो बड़ा आहत हुआ इससे, इसलिए आहत हुआ कि मतलब और कितनी कुर्बानी लोगे यार, कितना क्या क्या क्या, मतलब लोगों ने अपने सर कटवा दिए, महिलाओं ने जौहर किए, ना जाने कितनी बार किया, मतलब ये बोलने की वेरी, दिस इज ऑफुल। इन एनी इवेंट इट रिफ्लेक्ट्स अ टेरिबल माइंडसेट। वो ऐसा होता है कभी कभी, अपने ही लोग जो हैं अपने ही नेतृत्व के किए कराए पर पानी फेरने में बड़े माहिर होता है, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने देखा है, बहुत सालों तक देखा है। लेकिन संजय ठाकुर साहब, अब आप बताएं, साउथ का जो दक्षिण का जो भारतीय जनता पार्टी का पुश है, बाप रे जबरदस्त, मतलब प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार कभी भी तमिलनाडु में, केरल में, मतलब इतनी मेहनत तो मुझे नहीं लगता उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी कभी करी होगी, ये तो जबरदस्त हो जाएगा। और ऐसा, और अभी जो वहां से रिपोर्ट आ रही है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है। संजय ठाकुर साहब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बजाज साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वहाँ के अध्यक्ष और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, केंद्रीय नेतृत्व के सारे वहां पे लगाए गए लोग, सब लोग अथक प्रयत्न कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपके विगत के शोज में ये कहा है कि साउथ इंडिया के जो परिणाम आने वाले हैं ये चौंकाने वाले होंगे, और भारत की राजनीति में एक ये नया मोड़ आएगा जब लोगों को ये समझ में आएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है, और नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के हर कोने से उनके कामों के लिए उनका एंडोर्समेंट मिल रहा है।
ठाकुर साहब, जहां 148 सीट, जब आप कहते हैं कि 370 होगा, 370, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी गर्व से बोलते हैं 370, आर्टिकल 370 को याद दिला के बोलते हैं हमारा 370 होते हैं। तो हमने देखा कि यूपी में 16 आप और जोड़ सकते हैं, वेस्ट बंगाल में 24 और जोड़ सकते हैं, जहां तमिलनाडु है 39, जीरो था 39 में से आधा, कुछ ना कुछ जोड़ सकते हैं। केरल में 20 जहां वैकेंसी है, वहां वैक्यूम है, वहां आप जुड़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 13, पंजाब में करीबन 10-11 सीट में से आधा। इन 148 सीट से डायरेक्टली बीजेपी 1-to-1 फाइट कर रहे हैं, उसमें 30% या 20 अगर आप निकलते हैं, 40% निकलते हो, आपका जो 370 का आराम से पार हो जाता है, ऐसा दिख रहा है। और आपका संघर्ष, मेहनत, वो पूरे सीट्स में देख रहे हैं, जैसे बजाज साहब ने कहा कि केरल में जबरदस्त आपका कैंडिडेट्स भी बहुत जबरदस्त है, संघर्ष भी जबरदस्त है। तमिलनाडु में जबरदस्त, तमिलनाडु सरकार आपके जो मुखिया है वहां पर उनके पीछे जिस प्रकार से पड़ गए, पुलिस पड़ गए, हर चीज, तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये मोदी जी का कहना है अब की बार 400 पार तो श्योर लग रहा है, संघर्ष इस प्रकार से। बट सबसे महत्वपूर्ण यूपी आप कैसे देखते हो आफ्टर ये सूर्य तिलक 500 साल के बाद? मोदी जी जो बार बार कह रहे हैं कि सूर्य तिलक जो हुआ है 500 साल के आनंद जो मन से निकल रहे हैं, रामलला जब टेंट में बंधा हुआ था तो मोदी जी ने तब संकल्प लिया था ये होकर रहेगा, मंदिर होकर रहेगा। बोलिए ये कितना प्रभाव लेके आएगा यूपी में ठाकुर साहब? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूरा प्रभाव है। देश राममय है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ है और नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से आशीर्वाद दे रहा है उत्तर प्रदेश, और भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है और ये कह रहा है कि शायद प्रभु राम जी ने बहुत पहले ही मोदी जी को ही चुन लिया था इस काम के लिए, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य सब जानते हैं भगवान। तो उनको पता था कि ये इस तरह का कार्य नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे, इसलिए वो आशीर्वाद और वो शक्ति भी भगवान ने उनको प्रदान की और उन्होंने बखूबी उसको काम को किया, जिसकी भूरी भूरी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम होगा। बिल्कुल अद्भुत है, चमत्कार जैसा है, स्वप्न पूरा जैसा होने जैसा है, और इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश राममय है और कोई दिक्कत नहीं है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए अभी 80 में से 80 सीटें आएंगी, आपको मैंने पहले के भी शो में कहा है, मैनपुरी भी हम जीतेंगे, 80 की 80 सीटें जीतेंगे वहां, 80 की 80। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये लोगों का आजकल एक सिंबल हो गया कि ये एक टैगलाइन हो गया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मगर प्रियंका गांधी जी का कहना है कि आप हमसे और भी पूछिए ना, आप हमसे पूछिए कि हम महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, आप हमसे पूछे कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए राहुल गांधी के पास क्या फॉर्मूला है, आप हमसे पूछे कि देश के किसान के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप हमसे पूछे कि 50% रिजर्वेशन के आगे जो बात कर रहे हैं हम, उसके लिए आप हमसे पूछे, आप सिर्फ राम तो ये बात राम आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो, प्रियंका गांधी जी का कहना है ठाकुर साहब। नहीं, प्रियंका गांधी जी का राम जी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो और क्या कह सकती हैं? प्रियंका गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के जो भाई साहब हैं उनकी भारतीय दर्शन और धर्म परंपरा के विषय में इतना ही ज्ञान है कि उनके भाई मंदिरों में जाने वाले हमारे नौजवान युवक युवतियों को कहते हैं कि ये युवक मंदिरों में युवतियों को छेड़ने जाते हैं। यही दर्शन है राहुल गांधी का और यही ज्ञान है प्रियंका गांधी का। तो प्रियंका गांधी से कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से पूछने से पहले वो अपने भाई से पूछें और उनको बताएं कि वो कब मंदिर गई थी और किस युवक ने उनको छेड़ा है, और अगर नहीं छेड़ा है तो उनके भाई ने ऐसा प्रचार हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू धार्मिक आस्था के बारे में क्यों किया? वो अपने स्वयं के भाई से विषय प्रश्न क्यों नहीं पूछती? जी, लेकिन ये बताएं ठाकुर साहब, जहां तक कांग्रेस का खुद का प्रश्न है, कांग्रेस इस बार बोल रही है कि उनकी 150 से 200 सीटें आने वाली हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। आपका क्या कहना है इसमें? कांग्रेस 40-45 जितनी सीटों पे थी उतनी रिटेन कर जाए तो वही बहुत बड़ी बात होगी। 40-45 हो सकती है, उससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं है कांग्रेस के पास बजा साहब। और देखिए इन लोगों का जो डबल स्टैंडर्ड है वो देश की जनता के सामने आ गया है। चुनाव के पहले ये सनातन को बीमारी बताते हैं, बनाने वाले लोगों के साथ बैठते हैं। चुनाव के पहले ये शक्ति की अवहेलना करते हैं और जब चुनाव आ जाता है
तब ये बताते हैं कि ये शक्ति के उपासक हैं, लेकिन ये बताते नहीं कि ये कौन सी आसुरी शक्ति के उपासक हैं। अपनी असुर प्रवृत्ति के से जो काम करते हैं, उस आसुरी प्रवृत्ति के बारे में भी तो देश को बताएं कि ये जो रंग बदलने वाला इनका खेल है, जो समय समय पे ये रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं, कभी जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहन लेते हैं, तो कभी रुद्राक्ष पहन लेते हैं, तो कभी भगवान शिव का दर्शन करते हुए ये दिखाई देते हैं, और उस चुनाव बीतते ही ये सनातन को बीमारी बताने लगते हैं और शक्ति को गाली गलौज करने लगते हैं। ये लोग, ये वही लोग हैं ना जी। और यहाँ पर एक और भी चीज़ है सामने, जैसे महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी ने हर जगह पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। विदर्भ में आदरणीय सम्माननीय प्रकाश अंबेडकर जी ने हर जगह अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, वीबीए के यानी वंचित बहुजन अघाड़ी के, और मायावती जी ने तो सारे कैंडिडेट खड़े किए हैं यूपी में भी। तो आपके लिए तो ज़बरदस्त एडवांटेज है सर। पूरा जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो वोट है, चलिए कांग्रेस का तो इतना नहीं बचा, समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो तो पूरा का पूरा कट गया। और एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है इसमें, मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर ज़रा बताएं। एक तो ये, और दूसरा ये भी सुनने में आया है कि योगी आदित्यनाथ जी की वजह से जो मुस्लिम वोट है, जिसके बारे में अभी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, कहीं पर भी कोई ज़रा सी चूं तक नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, उसमें काफ़ी बड़ा प्रोपोर्शन जो है, काफ़ी बड़ा रेशियो जो है, वो असल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है। क्या ये सही है? देखिए बजाज साहब की दो चीजें हैं। एक तो जो इस तरह के प्रचार कर रहे हैं लोग, उन प्रचारों को तो बात सत्यता छोड़िए, स्थिति ये है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब हमारी मुसलमान बहनों को एक त्रासदी से छुटकारा दिलाने की बात की थी जी, तब अच्छे अच्छे लोगों को समझ में आ गया था कि आने वाले समय में जिस तरह से बिना मत मजहब का ध्यान दिए हुए केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से बिना भेदभाव के इस देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के पैटर्न पे ना कि सिर्फ नारा दे रहे हैं, बल्कि इसी के तहत बिल्कुल संजीदगी से काम कर रहे हैं, और उसका असर धीरे धीरे जनमानस में हो रहा है। और यही वजह है कि एक बहुत अच्छा खासा मुस्लिम वर्ग का जो परसेंटेज है, जो पढ़ा लिखा समाज है, उनके बीच में भी चर्चाएं होती है ना, तो उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जब नरेंद्र मोदी जी हमारे लोगों के लिए, हमारी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनके साथ रहें, और वो देश की सत्ता में शासन कर रहे हैं, हम उनके साथ सहभागी होके उसी प्रवाह में चले जिससे हमारे लोगों का और भी भला हो। मैं अभी इस समय महाराष्ट्र के अमरावती क्षेत्र में बैठ के आपके डिबेट कर रहा हूँ। क्या बात है साहब, अमरावती में नवनीत राणा जी के क्षेत्र से। जी हाँ, जी हाँ। कल 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ अमरावती और वर्धा की सीमांत क्षेत्र में, वहां पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभा होनी है जी। और जो उत्साह मैं लोगों से मिलते हुए देख रहा हूँ, सीधे सीधे लोग कह रहे हैं भैया ऊपर तो नंबर 1, ऊपर मोदी, और दूसरा कोई नहीं, बाकी सब बात जाने दीजिए। सर अब आपने बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन अघाड़ी के बारे में बात नहीं की, वो भी जरा बता दें कि मायावती जी की वजह से आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है सर। देखिए वो तो जो सच्चाई है वो है बजाज साहब, लेकिन बहन मायावती जी को भी तो अगर अपना राजनीतिक पार्टी बना के रखी है उन्होंने, तो उनको भी अपना I think we seem to have lost him. Yes. संजय ठाकुर साहब दे रही हैं जी, बोलिए सर, बोलिए। वो तो एक जायज प्रयास है उनका कि भाई उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसमें उनको अपना वोट परसेंटेज भी, अपना वोट परसेंटेज समय देश जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाज साहब जी, मत मजहब पर उठकर ओबीसी, दलित हो, चाहे सवर्ण समाज हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब नरेंद्र मोदी जी के कामों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक साथ मिलकर वोट देना चाहते हैं, वोट देने जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लेके आगे चल रही है।
अमरावती में ठाकुर साहब जहां बच्चू कडू और बाकी जितने लोग विद्रोह कर रहे हैं, कसम खाए कि नवनीत जी को हराएंगे, फिर कुछ बीजेपी के जो विरोधी वहां के लोग थोड़ा विरोध कर रहे हैं, तो वहां पर विरोधियों का क्या स्थिति है? आपको कैसा लग रहा है दोनों सीट जो आप जहां पर आप है दोनों आराम से निकल जाएगा? शायद कल उनका चुनाव भी है, वहां पर विद्रोह का क्या होगा? बच्चू कडू का कितना इफेक्ट होगा? नहीं नहीं, बच्चू कडू हमेशा ऐसे ही करते हैं। बच्चू कडू ने 2019 में भी जो प्रत्याशी लड़ाया था वो 65,000 वोट किया था। एक लोकसभा में आप इसलिए वोट लेते, आप प्रत्याशी खड़ा कर देते हो कि क्योंकि आपको किसी पे गुस्सा है। अरे भाई, नवनीत राणा, रवि राणा तो लगातार बच्चू कडू को हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई कह रहे हैं, लेकिन अब बच्चू कडू जी की भी अपनी पार्टी है, प्राण पार्टी, उनको भी अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, तो चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन उससे नवनीत राणा के चुनाव पे, बच्चू कडू के चुनाव से कोई असर नहीं होने वाला है उनके प्रत्याशी से, बल्कि नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से नवनीत राणा का लीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बहुत अच्छे मार्जिन से नवनीत राणा चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन आप ये तो बता दें सर, नवनीत राणा जी ने अभी अभी अपने एक सभा में कहा कि कोई देयर इज नो मोदी वेव नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा बोला उन्होंने। नहीं, बजाज साहब, उन्होंने ऐसे कहा। असल में उन्होंने जो कहा है वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि देखिए, मोदी जी तो इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हम लोग मोदी जी की लहर है ये समझ के घर बैठ जाएंगे, हमारा वोटर पहुंचेगा नहीं, तो वेव की बात नहीं। मैं तो तब चुनाव जीती हूं जब वेव थी, तो आज तो मोदी जी का आशीर्वाद और साथ दोनों मेरे साथ है, तो आज मुझे चुनाव जीतने से कौन रोक सकता है? ठाकुर साहब, ये तो जी राहुल गांधी जी का कहना है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। कांग्रेस बार बार ये प्रस्ताव रखा है, वीवीपैट वोटर्स को दो और वो वीवीपैट का स्लिप वोटर्स एक अलग डब्बा में रखेगा और वो अलग डब्बा में 100% काउंटिंग होगा। ये राहुल गांधी जी का प्रस्ताव बोले बार बार इलेक्शन कमीशन को दिया है, मगर अभी ये दिख रहा है कि राजा का आत्मा ईवीएम में है और कोई बदलाव नहीं होगा। तो क्या राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि ये भी, कैसे आप देखते हो राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को? मेरा दावा है नामबियार साहब कि अभी अगर कोई रिपोर्टर राहुल गांधी से पूछ ले कि ईवीएम में चुनाव शुरू कब से हुआ, तो ये नहीं बताएंगे कि कौन सा पहला चुनाव हुआ जो ईवीएम से हुआ था। और उनको ये पता ही नहीं है कि ईवीएम से जो चुनाव हुआ पहला, उसमें कांग्रेस जीती थी और भारतीय जनता पार्टी हारी थी, तब उनको ईवीएम में दिक्कत नहीं आई। अब जब वो चुनाव हार रहे हैं, उनका अपना कोई आधार नहीं है, वो सनातन को गाली बक रहे हैं, वो शक्ति को गाली बक रहे हैं, वो सिर्फ अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम लीग की तरह बात कर रहे हैं, अपने कर्मों की वजह से बुरी तरह से हारते जा रहे हैं, तो अपनी ठाक हार और अपनी असफलता का ठीकरा वो ईवीएम पे फोड़ना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही है। राहुल गांधी के ऊपर क्या भरोसा कर रहे हैं आप नामबियार साहब? क्यों आप राहुल गांधी की बात? जननायक है ठाकुर साहब, जननायक है कांग्रेस के। कांग्रेस कहता है हमारा जननायक, और राहुल गांधी जी का कहना है कि मोदी जी ने, हाँ बोलिए। भगवान करे कि हर जन्म में कांग्रेस का जननायक राहुल गांधी जैसा ही हो, यही हम लोग ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे और ईश्वर से का शुक्रिया भी अदा करेंगे कि बहुत अच्छा जननायक दे दिया आपने भगवान कांग्रेस को, जिसने कांग्रेस का ही बनता धार कर दिया। राहुल गांधी जी आगे कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज क्रिएटेड बैरियर्स। उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बैरियर्स क्रिएट किया बिटवीन द जॉब मार्केट एंड द इंडियन यूथ। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ा दरार यानी बड़ा दीवार खड़ा कर दिया है जॉब मार्केट और हमारे देश के नौजवानों के बीच, ये अनब्रेकेबल है। और राहुल गांधी जी का जो स्कीम है, उनका कहना है जननायक का स्कीम है, पहली नौकरी पक्की, 8,500 रुपया आपको हर महीना मिलता रहेगा। ये हेल्पिंग दिस इज, तो बोला ये एक जबरदस्त उदाहरण है, योजना है, पहली नौकरी पक्की, जो एक कानून बनाकर लेके आएंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट है 1 करोड़ इमीडिएट जॉब्स क्रिएट हो जाएगा। ठाकुर साहब, ये जननायक जी से पूछिए कि इनके नाना दादी और अब्बू 65 साल में, इनके नाना दादी और अब्बू
65 साल में कितने करोड़ लोगों को नौकरी दे दिए थे। इनको यही नहीं पता है कि 65 सालों में जितने पीएफ के अकाउंट खुले थे ईपीएफ के, और नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के काल में वो अकाउंट डबल से भी ज्यादा हो गए। तो अगर 10 साल में इनके 65 साल से किए गए कामों से भी ज्यादा नौकरी दे दी है नरेंद्र मोदी जी ने, तो इनको दर्द क्यों होता है? लेकिन वो सही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इतनी सॉलिड बैरियर पैदा कर दी है कि उन्होंने राहुल गांधी जी को जो एम्प्लॉयमेंट मिला था उनको बेकार कर दिया है। अब वो किसी काम के नहीं रहे, और ये दीवार इतनी मजबूत कर दी है नरेंद्र मोदी जी ने कि आगे आने वाले और कई वर्षों तक भी राहुल गांधी को कोई काम नहीं मिलने वाला है। तो राहुल गांधी का एम्प्लॉयमेंट चला गया है, और राहुल गांधी के और जनता के बीच में इतनी मजबूत दीवार और बैरियर बना दिया है अपने कामों से नरेंद्र मोदी जी ने कि उनको तो चिल्ला चिल्ला के रोना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब ये भी बता दें, ये बार बार खबर क्यों आती है तकरीबन हर चुनाव के पहले? 2014 में भी ये खबर आई, 2019 में भी आई, अब 2024 में भी आई है। अब क्योंकि खबर चल रही है, सवाल पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि खबर चल रही है इसलिए पूछना अनिवार्य हो जाता है। हर बार यही कहा जाता है कि आरएसएस जो है वो बड़ी नाराज है मोदी जी के नेतृत्व से। ये इसके ऊपर भी जरा रोशनी डाल दें प्लीज। देखिए ऐसा है, यही विशेष कैंपेन होता है, यही विशेष संघ परिवार, सनातन परंपरा, सनातन परिवार की इनकी विचारधारा में, इनकी आत्मा में, इनके रग रोम में, इनके रोम रोम में बसा हुआ है। ये इनकी कल्पना, ये कांग्रेस के लोग समझ लें, इनके समझ के बहुत बाहर की चीज है बजाज साहब। और जो लोग जीते मरते उठते बैठते खाते पीते देश के लिए हों, वो देश के खिलाफ कोई काम कर सकते हैं क्या? वो विधर्मियों को सरकार में आने दे सकते हैं क्या? वो ऐसे लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी देंगे क्या जो लोग रोज उठते बैठते सनातन को गाली देते हों, जो लोग अपना मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की मैनिफेस्टो की तरह बनाते हों, जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की बात करते हों, उनको सत्ता में लाने के लिए वो लोग खामोश बैठेंगे क्या? ये तो एक तरह से प्रचार तंत्र है, जो प्रचार करके एक डिफरेंस क्रिएट करके माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको समझ गया, ये लोग भी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एक गठबंधन के साथी ये सब 400 पार की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। किसी तरह से फूट डालो और राज करो वाली नीति, वही जो अंग्रेजों की नीति थी, उसे की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दाना पानी अंग्रेजों का खाए हैं तो उसका असर तो थोड़ा रहेगा ना। तो ठाकुर साहब, संजय ठाकुर जी ये भी बता दें, महाराष्ट्र की 48 सीटों में शायद बीजेपी जो है 30 या 32 सीटें लड़ रही है, या 33 सीट लड़ रही है, मुझे मालूम नहीं है। आई थिंक 33, क्योंकि 10 आपने दिए हैं शायद एकनाथ शिंदे साहब को, 5 दिए एनसीपी को अजीत दादा पवार की, और बाकी 33 बची, वो शायद आपके पास हैं। तो इन 33 में से कितनी आ जाएंगी सर? देखिए बजाज साहब, भारतीय जनता पार्टी जो सीटें लड़ रही है महाराष्ट्र में जी, भारतीय जनता पार्टी जितनी सीट लड़ रही है वो सबकी सब सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और गठबंधन के साथियों को मिलाकर 43 से 45 सीट किसी भी कीमत पे हम जीतने जा रहे हैं। 43 to 45, right? Thank you so much, sir. Sanjay Thakur साहब, great pleasure talking to you and wonderful and all the very best to you. और कल की यानी रामनवमी की एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रामलला का जो सूर्य तिलक था उसने तो भाई गदगद कर दिया सारे संसार को। Absolutely हो गई आत्मा। और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज आप जहां पर हो दोनों जीते। बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, नमस्कार। थैंक यू, हर हर महादेव। हर हर महादेव। No, really, Pradeep ji, it was a wonderful moment for me to watch that the first rays of the sun strike the forehead of the idol of Ramlala. It was absolutely out of the world. Sir, it is what you said. It's a great moment for every Indian, for every Hindu. For every Indian, for every Hindu, yes. For every Indian, not just for Hindus. Just it is a great moment for just about everybody. For anybody who believes in Ram, कि Ram 500 साल के बाद ये सूर्य तिलक हम लोग देख रहे हैं. A great wrong has been. It's a long wait, but हम देख पा रहे हैं. It is something divine. A divinity in that. A great injustice has been righted. That's what I'm saying. A great wrong has been righted, and I think we should take it in that context. Now, I know everything in India is related to elections.
Politics is all encompassing, and everybody will I think relate it to the elections and so on and so forth. I hope people are able to separate religion from politics, and in politics they're able to talk about the hunger index, they're able to talk about prices, they're able to talk about employment, they're able to talk about manufacturing and FDI and so on and so forth. Now, I was just watching Mr. Kapil Sibal interview Dr. Subramaniam Swamy just the other day, and Subramaniam Swamy's analysis is that now India's growth rate is actually not 7% as is being made out. It is in fact below the 3.5% it was during Jawaharlal Nehru's time. Because if you move the base year, say back to 2006, 2006 से अगर आप base year लेते हैं, in fact it goes below 1%. That's what he says. Sir, most of this is a feel-good effect. Now, how do the people of the country feel? That is more important. Do they still feel their status elevated? Are they seeing things around them? How is India's position in the world, among the world leaders? Is the Indian passport when he's going out, he's feeling the greatness of being Indian, proud to be an Indian. BJP का tagline है that राष्ट्रवाद का, is it infused and you really feeling it? प्रदीप जी, जो आपने बात कही the two people who talked are totally, critical of Modi ji, but you need critical people along with you. But at the same time, the feel good factor is one thing that you need to feel. People are feeling it. Sir, feel good factor तो किस में है? Feel good factor उन लोगों में है जिनको ये चीज समझ में आती है कि 7.6% जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अभी बातचीत हो रही है वो हो रही है, लेकिन क्या लोग उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे या इसके ऊपर करेंगे कि 106 रुपए का पेट्रोल है, 94 रुपए का डीजल है, डॉलर की कीमत जो है वो 83 रुपए है, अब 84 हो गई आज, और जहां तक के तूर दाल का प्रश्न है वो आज की तारीख में 135 रुपए किलो पे मिल रही है। सर 100 रुपए किलो जब दाल हो गई थी तो मुझको याद है भारतीय जनता पार्टी सड़क पे आ गई थी। तो मेरा ये कहना है कि क्या कांग्रेस इस बात में सफल हुई है अभी तक, इस संदेश को लोगों तक ले जाने में कि भाई देखो आपकी दाल रोटी चावल जो है वो कितनी महंगी हो गई है, और